हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, सूर्य क्लास से जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे हमारे थार के मरुस्थल के ऊपर, और थार के मरुस्थल के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी दोस्तों कि जो हमारा थार का मरुस्थल है इसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने कितने भागों में बांटा था। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने इसको बांटा था कितने भागों में? 2 भागों में। और पहला जो भाग था वो था हमारा कौन सा? शुष्क मरुस्थल। और दूसरा जो हमने बांटा था वो था हमारा कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा? पहला जो हमने बांटा था वो था हमारा शुष्क मरुस्थल, और दूसरा जो हमने बांटा था वो था हमारा शुष्क मरुस्थल, और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल को भी हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दोस्तों कितने भागों में बांटा था? तो वो बांटा था हमने कितने? 2 भागों में। एक था हमारा कौन सा? बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल, और दूसरा था हमारा कौन सा? बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। और अर्धशुष्क मरुस्थल को हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था दोस्तों? तो वो बांटा था हमने 4 भागों में। पहला था हमारा कौन सा? गग्गर प्रदेश, और दूसरा था हमारा कौन सा? शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। और तीसरा हमने जो बांटा था वो था हमारा कौन सा? नागौरी उच्च भूमि। कौन सी भूमि? नागौरी उच्च भूमि। और चौथा था हमारा कौन सा? गौड़वाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? गौड़वाड़ प्रदेश। अब देखिए, हमने इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा था। पहला शुष्क मरुस्थल और दूसरा था हमारा कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल को भी हमने कितने भागों में बांटा था? तो वो बांटा था दोस्तों कितने? 2 भागों में। पहला बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल, और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। इसी प्रकार से अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? तो इसको किया था दोस्तों हमने कितने भागों में? 4 भागों में। पहला गग्गर प्रदेश, दूसरा शेखावाटी प्रदेश, तीसरा नागौरी उच्च भूमि, और चौथा जो हमने बांटा था वो था हमारा क्या? गौड़वाड़ प्रदेश। अब इसके अंतर्गत दोस्तों हमने बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल के बारे में हमने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी पिछली क्लास में क्या कर ली थी? चर्चा कर ली थी। इसके अंतर्गत हमने देखा था हमारा हमादा हुआ, उसके बाद में रेग हुआ, उसके बाद में अपन ने देखा था इसमें बात कर ली थी अपना कुलधरा ग्राम के बारे में। उसके बाद में बात की थी हमने अपने बहुत छोटे छोटे बिंदु थे उनके बारे में बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की थी, जैसे कुलधरा ग्राम हुआ अपना, और अपना एक वो हुआ कौन सा? बालू का इसमें बालू का स्तूप जो मुक्त मरुस्थल है इसके अंतर्गत चांदन नलकूप, लाठी सीरीज। उसके बाद में हमने बात की बहुत छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर, इसमें अपन ने बहुत ही विस्तार से क्या कर ली थी? चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद में आज हम बात करेंगे किसके बारे में? बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल के बारे में। अब देखिए, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम शुरुआत करने से पहले एक बार सभी अपने जो दोस्त हैं उनके लिए एक बार वीडियो को शेयर करो और लाइक कर दो। तब तक हम बात करते हैं किसके बारे में? बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल के बारे में। अब देखिए, बालू का स्तूप जो युक्त हमारा मरुस्थल है इसकी यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ कि हमारा कौन सा बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। कौन सा? बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। बालू का, सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के लिए शेयर करो। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। कौन सा? बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। अब देखिए, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल होता क्या है। तो इसकी बात करते हैं दोस्तों कि थार के मरुस्थल का वह भाग, क्या? थार के मरुस्थल का वह भाग जहां पर क्या पाए जाते हो? थार के मरुस्थल का वह भाग
जहाँ पर बालू के स्तूप पाए जाते हों उनको कहा जाता है बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। और बालू का स्तूप से तात्पर्य जहाँ रेत के धोरे पाए जाते हों उनको कहा जाता है बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा हमारा बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। अब देखिए बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल के अंतर्गत हम किन किन के बारे में अध्ययन करते हैं? तो देखिए एक होता है हमारा कौन सा? बरखान। एक होता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। कौन सा? पैराबोलिक बालू का स्तूप। एक होता है हमारा कौन सा? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। कौन सा? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। उसके बाद में एक होता है हमारा कौन सा? एक होता है अनुप्रस्थ। कौन सा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। एक होता है हमारा कौन सा? सब्रकाफेज। एक होता है तारा बालू का स्तूप। एक होता है दोस्तों सब्रकाफेज और एक होता है हमारा कौन सा? तारा बालू का स्तूप। अब इन 6 बालू का स्तूपों के बारे में दोस्तों एक एक करके हम बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? आ जाते हैं दोस्तों बरखान के बारे में। किसके बारे में? बरखान के बारे में। अब देखिए सभी 6 जो अपने बालू का स्तूप सबका मैं चित्र बनाऊंगा एक बार और यहाँ पे आपको समझाऊंगा। उसके बाद में एक एक करके इन सभी को हम क्या करेंगे? नोट करते हुए चलेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर हम पहले बात करते हैं बरखान की तो सबसे पहले देखिए ये होता है हमारा क्या? एक आकृति है, इसको कहा जाता है क्या? अर्धचंद्राकार। कैसी? अर्धचंद्राकार। अब देखिए अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन सा होता है? हमारा बरखान। अब इधर से चलेगी क्या दोस्तों? हमारे पवन। क्या चलेगी? पवन। अब इधर से जब पवन चलेगी तो ये वाला जो हमारे बरखान का ढाल हुआ इसको कहा जाता है क्या? पवन मुखी ढाल। कौन सा ढाल? पवन मुखी ढाल। अब पवन मुखी ढाल की यदि हम बात करते हैं तो ये कौन सा ढाल हुआ हमारा? उत्तल ढाल। कौन सा? उत्तल ढाल। और अब ये तो हुआ हमारा क्या? पवन के मुखी वाला ढाल। अब ये कौन सा हुआ? पवन के विमुख वाला ढाल। कौन सा? पवन के विमुख वाला ढाल। अब पवन के विमुख देखो पवन का मुखी ढाल कौन सा हुआ? उत्तल ढाल। तो पवन के विमुख वाला ढाल कौन सा होगा? ये होगा हमारा कौन सा? अवतल ढाल। कौन सा ढाल? अवतल ढाल। अब देखिए इसका एग्जैक्ट अगर मैं आपके सामने चित्र रखता हूं तो इस तरीके से होता है। देखो ये वाला देखो ये वाली जो आकृति है इसको कहा जाता है क्या? बरखान। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है क्या? बरखान। अब इसकी विशेषता देखो, आकृति की बात करते हैं तो इसकी आकृति कैसी होगी? अर्ध चंद्राकार। कौन सी होगी आकृति? अर्धचंद्राकार। अब देखो अगर हम बात करते हैं इसकी आकृति तो आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार। अगर पवन मुखी ढाल की बात करते हैं तो कैसा होता है? उत्तल ढाल। पवन विमुख की ढाल बात करते हैं तो वो होता है हमारा कौन सा? अवतल ढाल। ये कौन सा हुआ? पवन विमुखी ढाल। कौन सा हुआ? पवन विमुखी ढाल। अब पवन विमुखी ढाल कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा कौन सा? अवतल ढाल। अब देखिए अब हम बात करते हैं ये जो बालू का स्तूप है कौन सा दोस्तों? हमारा बरखान। ये बहुत ही क्या होते हैं? गतिशील। क्या होते हैं? बहुत ही भारी मात्रा में गतिशील होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पवन के साथ में क्या होते हैं? बनते हुए चले जाते हैं। ये इनकी एक और विशेषता की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? गतिशील। कौन से? गतिशील। कौन से शील? तो वो होते हैं गतिशील। अब जब ये गतिशील होते हैं
तो ये दोस्तों क्या होते हैं, सर्वाधिक क्या होते हैं, सर्वाधिक जो खतरनाक होते हैं, सर्वाधिक क्या होते हैं, खतरनाक। खतरनाक से तात्पर्य सर्वाधिक जो नुकसान देने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे कौन से, बरखान बालू का स्तूप। अब देखिए ये जो बालू का स्तूप है हमारे थार के मरुस्थल में पाया जाता है, लेकिन ये क्या विश्व में क्या है, प्रसिद्ध, क्या है, विश्व में प्रसिद्ध। और क्यों, क्योंकि ये बहुत ही क्या होते हैं, गतिशील एवं सर्वाधिक विनाशकारी। कैसे, सर्वाधिक जो विनाशकारी जो बालू का स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं, बरखान। ये पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध। और प्रसिद्ध की बात करते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं, एक गांव है हमारा भालेरी, और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है मेरे दोस्तों कहाँ, चूरू के अंतर्गत। कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारे चूरू जिले के अंतर्गत। और चूरू जिले के जो हमारे भालेरी बालू, भालेरी जो गांव है चूरू जिले का, ये क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो ये माना जाता है हमारे बरखान बालू का स्तूपों के लिए। किसके लिए, तो ये माना जाता है बरखान बालू का स्तूपों के लिए। अब देखिए इसमें आगे हम बात करते हैं, तो देखिए एक बार इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से बालू का स्तूप, बालू का स्तूप कौन सा, हमारा बरखान। कौन सा, बरखान। अब बरखान बालू का स्तूप की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी आकृति की बात करते हैं तो कौन सी हुई, अर्धचंद्राकार। कौन सी, अर्धचंद्राकार। और अर्धचंद्राकार के बाद में यदि हम बात करते हैं कि इसका जो पवनमुखी ढाल है ये कैसा होता है, तो ये होता है दोस्तों हमारा कौन सा, उत्तल ढाल। और पवन के विमुख वाले ढाल की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन सा होता है दोस्तों हमारा, तो वो होता है कौन सा, अवतल ढाल। कौन सा ढाल, अवतल ढाल। इसके बाद में बात करते हैं ये क्या होते हैं, सर्वाधिक खतरनाक या सबसे ज्यादा जो विनाशकारी जो बालू का स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं, बरखान। अब ये प्रसिद्ध है कहाँ, संसार में, कहाँ पर, ऑल ओवर विश्व के अंदर ये क्या है, प्रसिद्ध। विश्व में ये क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध। और प्रसिद्ध कहाँ के हैं दोस्तों तो ये हमारे चूरू का एक स्थान है, गांव है जिसका नाम क्या है, भालेरी। भालेरी गांव चूरू के बालू का स्तूप क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध। क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध। अब देखिए इसके बाद में हम एक और बात करेंगे, वो होता है दोस्तों हमारा कौन सा, पैराबोलिक। कौन सा, देखो ये हुआ क्या हमारा पैराबोलिक। कौन सा बालू का स्तूप हुआ, ये हुआ पैराबोलिक। कौन सा, पैराबोलिक। अब देखो इसकी भी आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार। आकृति की बात करते हैं इसकी तो कौन सी है, अर्धचंद्राकार। कौन सी, अर्धचंद्राकार। लेकिन इसमें और इसमें जो फर्क है वो क्या है दोस्तों, कि इसका ये वाला जो ढाल है ना, ये कौन सा है, पवन के विमुख वाला। इधर कौन सा है, देखो ये पवन का विमुख, लेकिन इधर ये क्या है, पवनमुखी। कौन सा, पवनमुखी। अब इसका जो पवनमुखी ढाल है ये कैसा है, अवतल ढाल। कैसा, अवतल ढाल। कैसा, अवतल ढाल। और पवन का जो विमुख वाला जो ढाल है, कौन सा, विमुख वाला ढाल। कौन सा, पवन विमुख वाला ढाल। और पवन विमुख वाला जो ढाल है ये कैसा है दोस्तों, तो ये है हमारा कौन सा, उत्तल ढाल। कैसा ढाल, उत्तल ढाल। ये बरखान और पैराबोलिकों की आकृति तो कैसी होती है, बिल्कुल सेम। बाकी फर्क इनमें क्या होता है, तो इनमें फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि जो बरखान होता है इसका पवनमुखी ढाल कैसा होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारा उत्तल ढाल। और इसका विमुख वाला ढाल कैसा होता है, तो ये होता है इसका कौन सा, अपना अवतल ढाल। और इसके विपरीत में इसकी यदि हम बात करते हैं पैराबोलिक की, तो इसका जो पवनमुखी ढाल है वो कैसा है, अवतल ढाल। एवं जो पवन का मुखी वाला ढाल है, विमुख वाला जो ढाल है वो कैसा है, तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा, उत्तल ढाल। अब देखो एक बार यहां तक नोट करो, सबसे पहले हेडिंग डालो, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। कौन सा, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। हेडिंग लगाओ। अब इसमें सबसे पहला आप क्या डालोगे, बरखान। क्या डालोगे, बरखान। नंबर 1 लिखो क्या, बरखान। और बरखान में आगे आप चित्र बनाओ ये वाला,
ये वाला चित्र बनाओ। ये वाला चित्र बनाना है और इसकी आकृति लिखोगे कैसी, अर्धचंद्राकार। और उसके बाद में ये क्या होते हैं, सर्वाधिक गतिशील। उसके बाद में पवनमुखी ढाल कैसा होता है, अपना उत्तल ढाल। और पवन के विमुख वाला ढाल अवतल ढाल। ये प्रसिद्ध कहाँ के हैं दोस्तों, तो ये होते हैं कहाँ के, भालेरी चूरू के। देखिए बना लिया चित्र, अब इसमें लिखना चालू करो। ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं एवं इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। एवं इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। अगली लाइन से, बरखान बालू का स्तूपों की, बरखान बालू का स्तूपों का, बरखान बालू का स्तूपों का पवनमुखी ढाल, बरखान बालू का स्तूपों का पवनमुखी ढाल उत्तल होता है। पवनमुखी ढाल उत्तल ढाल होता है। एवं इनका पवन के विमुख वाला ढाल, एवं इनके पवन के विमुख वाला ढाल अवतल ढाल होता है। पवन के विमुख वाला ढाल अवतल ढाल के समान होता है। ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप सर्वाधिक विनाशकारी एवं खतरनाक माने जाते हैं। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक विनाशकारी एवं खतरनाक माने जाते हैं। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक विनाशकारी एवं खतरनाक माने जाते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध बालू का स्तूप, ये विश्व प्रसिद्ध बालू का स्तूप माने जाते हैं। भालेरी चूरू के बरखान, भालेरी चूरू के बरखान विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। भालेरी चूरू के बरखान विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके बाद में नंबर 2 हेडिंग डालो, पैराबोलिक बालू का स्तूप। कौन सा, पैराबोलिक बालू का स्तूप। अब देखिए पैराबोलिक की बात करते हैं तो इसका क्या दोस्तों, इसका जो सेम उल्टा है वो कौन सा है, पैराबोलिक। पैराबोलिक में लिखो, इनकी आकृति, इनकी आकृति, इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। ये बरखान के विपरीत, ये बरखान के विपरीत, ये बरखान के विपरीत होते हैं। ये बरखान के विपरीत होते हैं क्योंकि इनका पवनमुखी ढाल, क्योंकि इनका पवनमुखी ढाल अवतल ढाल,
क्योंकि इनका पवनमुखी ढाल अवतल ढाल एवं पवन के विमुख वाला ढाल उत्तल ढाल होता है। इनके पवन विमुख ढाल उत्तल ढाल होता है। चलिए अब इससे आगे हम बात करते हैं एक अनुदैर्ध्य और दूसरा अनुप्रस्थ। कौन सा? एक होगा अपना कौन सा? अनुदैर्ध्य, और एक होता है कौन सा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अनुदैर्ध्य के बारे में। अनुदैर्ध्य कौन सा? अनुदैर्ध्य, और एक होता है अपना कौन सा? अनुप्रस्थ। कौन सा? अनुप्रस्थ। अब देखिए माना कि जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं, जैसे ये चल रही है क्या दोस्तों हमारी? पवन। क्या चल रही है? पवन। अब ये जब पवन चल रही है तो अनुदैर्ध्य की यदि हम बात करते हैं तो पवन के समानांतर ऐसे क्या बन जाते हैं? बालू का स्तूप। क्या बन जाते हैं? बालू का स्तूप। अब ये वाले जो बालू का स्तूप होते हैं पवन की दिशा के कैसे होते हैं? ये समानांतर। कैसे? समानांतर। पवन की दिशा के जो समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दोस्तों हमारा क्या? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब देखो इनका पवन मुखी ढाल, एक होता है पवन का मुखी ढाल और एक होता है पवन विमुख वाला ढाल। देखो इधर से पवन चल रही है, अब ये हुआ इसका क्या? पवन मुखी ढाल, और ये हुआ क्या? पवन विमुख वाला ढाल। कौन सा? पवन के विमुख वाला ढाल। अब देखिए इनका जो पवन मुखी ढाल है ये कैसा है? थोड़ा कम। क्या है? पवन मुखी ढाल है वो क्या है? इसका ढाल है वो क्या है? कम। पवन मुखी ढाल क्या है इनका? कम होता है। लेकिन पवन के जो विमुख वाला ढाल है ये कितना होता है? अधिक होता है। कितना होता है? तो ये होता है इसका दोस्तों ज्यादा। इसका ढाल क्या है? कम, और इसका ढाल क्या है? अधिक। तो इसके जो पवन के मुखी वाला ढाल है ये कैसा होता है? कम, एवं जो पवन के विमुख वाला ढाल है ये होता है कैसा? अधिक। कैसा होता है? अधिक होता है। अब देखिए इसके विपरीत यदि हम बात करते हैं किसकी? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की। किसकी? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। एक बार ये देखो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। देखो पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है दोस्तों हमारा क्या? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब पवन की दिशा के समानांतर बनते चले जाते हैं श्रृंखला वाइज, जैसे एक यहाँ हो गया, दूसरा आगे बन गया, तीसरा इससे भी आगे बन गया। इस तरीके से पवन की दिशा के क्या बनते हैं? समानांतर बनते चले जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब इनका जो पवन का मुखी वाला ढाल होता है क्या होता है? कम होता है। लेकिन पवन के जो विमुख वाला ढाल कैसा होता है? अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। इसके विपरीत यदि हम बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की, तो देखिए जैसे यहाँ पर ये हुआ क्या है? एक अवरोध। क्या हुआ? अवरोध। क्या हुई? रुकावट। रुकावट। क्या? रुकावट। अब ये जब रुकावट आ गई, अब यहाँ से पवन चलेगी, तो जैसे पवन चलेगी तो अपने साथ में क्या लेके जाएगी? मिट्टी लेके जाएगी, बालू लेके जाएगी। तो जब बालू लेके जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगी? ये जम जाएगी। क्या हो जाएगी? जम जाएगी, और क्या बन जाएगा? यहाँ एक बालू का स्तूप। अब ये वाला जो बालू का स्तूप है दोस्तों, अब ये कितने डिग्री के कोण पर बन रहा है? तो ये बनता है दोस्तों हमारे कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री के कोण पर? तो ये बनता है दोस्तों हमारे 90 डिग्री के कोण पर। इसीलिए ये जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं इनको कहा जाता है समकोण बालू का स्तूप। कौन से? समकोण बालू का स्तूप। इनको क्या कहा जाता है? समकोण बालू का स्तूप। ये कैसे बनते हैं दोस्तों? तो इनके मार्ग में क्या आती है? रुकावट। रुकावट या अवरोध आती है। तो अवरोध के सहारे बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं
उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है क्या? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? समकोण बालू का स्तूप। क्या हुआ दोस्तों? समकोण बालू का स्तूप। अब ये हुआ अपना अनुदैर्ध्य दर्रे और एक हुआ अनुप्रस्थ। और इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, एक हुआ सब्रकाफिज और एक हुआ तारा बालू का स्तूप। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी? एक सब्रकाफिज। अब सब्रकाफिज बालू का स्तूप क्या होता है दोस्तों? कि जैसे ये हुई क्या? मरुस्थल में झाड़ी। क्या हुई? झाड़ी। अब इस जैसे झाड़ी के समानांतर, जब ये झाड़ी के चारों तरफ से कुछ पवनें चलेंगी तो इसके समानांतर जो बालू का स्तूप तैयार होगा उसे कौन सा स्तूप कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है क्या? सब्र काफिज बालू का स्तूप। किसी झाड़ी के सहारे या उसके समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दोस्तों क्या? सब्र काफिज बालू का स्तूप। कौन सा? सब्र काफिज बालू का स्तूप। इसके बाद में हम बात करते हैं तारा बालू का स्तूप। तारे का मतलब होता है क्या? स्टार। क्या होता है? स्टार। अब स्टार बालू का स्तूप की जब आकृति बनेगी तो कैसे बनेगी दोस्तों? जैसे इधर से भी कोई पवन चली, इधर से भी पवन चली, थोड़ी देर बाद इधर से चली, थोड़ी देर बाद इधर से चली, तो चारों तरफ से जब पवनें चलती हैं तो उनके द्वारा जिस बालू के स्तूप की आकृति का निर्माण किया जाता है तो उसको कौन सी कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? तारा या स्टार बालू का स्तूप। कौन सा? तारा बालू का स्तूप। अब ये कैसे बनता है दोस्तों? तो ये बनता है जब पवनें चारों तरफ से चलने लगती हैं तो कौन से बालू का स्तूप का निर्माण होता है? तो वो होता है दोस्तों हमारे तारा बालू का स्तूप। ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं। देखो, यहां देखो, जैसे तारा बालू का स्तूप की यदि हम बात करते हैं तो ये हुई कौन सी आकृति? स्टार की आकृति। किसकी? स्टार की आकृति। जैसे दोस्तों थोड़ी देर पहले पवन चल रही है इधर से, इधर आकृति बन जाएगी। थोड़ी देर बाद में क्या होता है? पवन की दिशा बदल जाती है, इधर से चलने लग जाती है तो इधर बालू का स्तूप की आकृति बदल जाएगी। थोड़ी देर बाद इधर से पवन चलने लग जाएगी, उसके बाद में इधर से लग जाएगी, इधर से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जब चारों तरफ से पवनें चलती हैं तो उनके बीच में जिस स्टार नुमा आकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तारा या स्टार बालू का स्तूप। तो ये हुए दोस्तों हमारे क्या? बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल के बारे में जानकारी। अब देखिए, एक बार यहाँ तक नोट करते हैं। अगला नंबर 3 हेडिंग डालो, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। कौन सा? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसमें आप ये वाला चित्र बना लो। ये वाला। इसमें लिखना प्रारंभ करो। इसमें लिखिए दोस्तों, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप वे बालू का स्तूप होते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप वे बालू का स्तूप होते हैं जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। कैसे बनते हैं? पवन की दिशा के समानांतर। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों का निर्माण पवन की दिशा के समानांतर होता है एवं इनका पवनमुखी ढाल कम होता है। पवनमुखी ढाल कम होता है एवं पवन का विमुख वाला ढाल
एवं पवन के विमुख वाला ढाल अपेक्षाकृत अधिक होता है। इनका पवन मुखी ढाल कम एवं पवन विमुखी ढाल अपेक्षाकृत अधिक होता है। उसके बाद में नंबर 4 पे कौन सा है अपना, वो है हमारा दोस्तों कौन सा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब देखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की यदि हम बात करते हैं, इसमें लिखो दोस्तों आप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण, अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण तब होता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण तब होता है जब इनके मार्ग में रुकावट या किसी अवरोध, रुकावट या कोई अवरोध आ जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण तब होता है जब इनके मार्ग में कोई रुकावट या अवरोध आ जाता है। रुकावट एवं अवरोध के सहारे, रुकावट एवं अवरोध के सहारे बनने वाले स्तूप का कोण, बनने वाले स्तूप का कोण 90 डिग्री का होता है। बनने वाले स्तूप का कोण 90 डिग्री होता है। इसीलिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को, इसीलिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को समकोण बालू का स्तूप भी कहा जाता है। समकोण बालू का स्तूप भी कहा जाता है। आगे हेडिंग लगाओ, सब्र-काफिज बालू का स्तूप। कौन सा, सब्र-काफिज बालू का स्तूप। सब्र-काफिज बालू का स्तूप में लिखो दोस्तों, वे बालू का स्तूप, वे बालू का स्तूप जो किसी, वे बालू का स्तूप जो किसी झाड़ी के समानांतर बनते हैं। वे बालू का स्तूप जो किसी झाड़ी के समानांतर बनते हैं या फिर किसी झाड़ी के चारों तरफ बनने वाले बालू का स्तूपों को सब्र-काफिज बालू का स्तूप कहा जाता है। झाड़ी के चारों तरफ बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, सब्र-काफिज कहा जाता है। इसके बाद में अगला हेडिंग लगाओ, नंबर 6, तारा बालू का स्तूप। कौन सा, तारा बालू का स्तूप। देखिए तारा बालू का स्तूप की यदि हम बात करते हैं तो जब पवने अपने थार के मरुस्थल में, जब पवने थार के मरुस्थल में हर एक थोड़ी देर बाद में कुछ समय पश्चात जब अपनी दिशाएं बदलती हैं तो दिशाओं के बदलने के कारण जिस बालू का स्तूप का निर्माण होता है उसे कौन सा बालू का स्तूप कहा जाता है दोस्तों, तो उसको कहा जाता है क्या, तारा बालू का स्तूप। इसमें लिखिए, पवनों के द्वारा, पवनों के द्वारा निरंतर समय अंतराल में, पवन के द्वारा निरंतर समय अंतराल में दिशा बदलने के कारण, निरंतर समय अंतराल में दिशा बदलने के कारण जिस तारेनुमा संरचना का, जिस
तारेनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिस तारेनुमा या स्टारनुमा संरचना का निर्माण होता है उसे तारा बालू का स्तूप कहा जाता है। उसे तारा बालू का स्तूप कहा जाता है। अब ये हुई दोस्तों हमारी क्या बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल को लेकर संपूर्ण जानकारी। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं किसके बारे में। हमारा अगला जो बिंदु है वो कौन सा है, अपना थार का मरुस्थल का जो है दोस्तों कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। और अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो कौन सा है, वो है दोस्तों हमारा कौन सा, घग्गर प्रदेश। कौन सा, घग्गर प्रदेश। देखो घग्गर प्रदेश की बात करते हैं तो घग्गर जो प्रदेश है, घग्गर प्रदेश ये राजस्थान का क्या है, अन्न का कटोरा माना जाता है। क्या माना जाता है, राजस्थान का अन्न का कटोरा। देखिए इसके बारे में अपन बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उसके बाद में दोस्तों अपने दोस्तों के लिए बहुत भारी मात्रा में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इससे आगे हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।